अच्छा, सबने दोबारा ज्वाइन कर लिया? ज़रा फेसबुक वगैरह पे ये डाल दें। आ रहे हैं अभी सर कुछ बच्चे। अब यार ये मुझसे गलती हो गई, मैं स्टॉप स्क्रीन समझ के एंड मीटिंग के ऊपर मुझसे क्लिक हो गया है। खैर है सर, कोई मसला नहीं। रिकॉर्डिंग शो हो रही है सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी। ठीक है जी, तो हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, क्या क्या कोड हैं, क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले तो प्रोडिक्शन वाला काम देख चुके हैं कि भाई डिप्लॉयमेंट कैसे होती है। और डिप्लॉयमेंट हमने देखी थी सबसे पहले किसकी, AWS के ऊपर, मशीन यानी रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन के अंदर हमारे पास 13 वो थे। अब ये इनपुट आपके जाएगा, उसके अगेंस्ट ये प्रिडिक्ट करके बता रहा है। अब जैसे आपका 23.73 आ रहा है, तो हमने ये चीज़ पहले ही पढ़ा था कि 1 का मतलब है 1000 रिप्रेजेंट करता है, तो 23 का मतलब है 23,000। और क्योंकि ये जो डेटा सेट है ये 1980 या 79 का है, 89 का, तो इस वजह से 23,000 समथिंग आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये ना समझिए कि $23,000 का इस वक्त भी वही सेम रेट है। बूस्टर हाउस का पता है ना कब का डेटा सेट है? इसके ऊपर हमने 4 से 5 दफा हम लोग काम कर चुके हैं। अच्छा, तुफेल वगैरह सबने रीज्वाइन कर लिया है? ठीक है। सर ओके, इसमें वो अब लास्ट वाला है वो भी मैंने ट्राई किया था लेकिन वो भी सर नहीं हो ठीक है। अच्छा, इस तरह की चीज़ें हुआ करें ना, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे ना ज़रा इन्फॉर्म कर दिया करें कि सर ये चीज़ हो गई, ये चीज़ नहीं हुई। ठीक है। अदरवाइज कासिम हसन ने भी ये काम कंप्लीट किया हुआ, उसने पहले यानी इसको पब्लिश वगैरह भी शायद किया हुआ हो, और रऊफ भी इसको कर चुके हैं। तो हम उनके फिर जुपिटर नोटबुक को शेयर करवा लेंगे। ठीक है, चलें तो हम फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ना, वो टॉपिक है रिकमेंडेशन इंजन। रिकमेंडेशन सर इंजन क्या होता है जी? सर लैपटॉप को चार्ज लगा लें, बैटरी थोड़ी। जजाकल्ला। ओके। ओके, अब हम बड़ी ही मार्केट की एक यानी यूजफुल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रिकमेंडेशन इंजन। रिकमेंडेशन इंजन बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। एक तो हम अपनी यूआई जो यूज़र इंटरफेस होता है, आपकी जो एप्लीकेशन के अंदर स्क्रीन आ रही होती हैं, उन स्क्रीन को आप प्रिडिक्ट करवा के शो करवा सकते हैं कि किसको कौन सी स्क्रीन शो करवानी है। ठीक है, तो हम अपनी यूआई को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी प्रोडक्ट को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये मार्केट के अंदर अभी जो दो काम चल रहे हैं, या तो आप अपनी यूज़र इंटरफेस को ऑटोमेट करते हैं, रिकमेंड करवाते हैं, या फिर दूसरा जो पार्ट है आप अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करवाते हैं। तो रिकमेंडेशन इंजन में दो तरह की एप्लीकेशन पे मार्केट में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट को रिकमेंड करवाना ये बहुत आसान काम होता है, और आपकी जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन को प्रिडिक्ट करवा के रिकमेंड करना, ये थोड़ी सी अभी एडवांस रिसर्च में शामिल है, लोग इसमें लगे हुए। ठीक है। स्क्रीन को यानी रिकमेंड करवाना, इससे क्या मुराद है, कोई एग्जांपल देना चाहेगा? तो जैसे यूट्यूब पे एड्स आ जाते हैं रिलेटेड, एक चीज हम देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड सेकंड हमारे पास आ जाता है। अगर हम क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेट की वीडियोस आ रही होती हैं। सही है, आपने वीडियोस को कह दिया, एड्स को कह दिया। अच्छा, फिर इसके अलावा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट को रिकमेंड करना? सेल्स वगैरह के, जैसे अलीबाबा वगैरह, हालांकि हमारा इंटरेस्ट नहीं भी होता लेकिन वो फिर भी हमारे सामने आ जाते हैं। ओके, अब चलें इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, स्क्रीन को शेयर करने से क्या मुराद है, या उसको रिकमेंड करने से क्या मुराद है? आपकी स्क्रीन है, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन या कोई भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के मुख्तलिफ यानी फेस होते हैं, कहीं आपको प्रोफाइल शो करता है, कहीं पे आपको आपके अकाउंट की डिटेल शो करता है, कहीं पे आपको स्टेटमेंट शेयर करता है। तो मुख्तलिफ स्क्रीन मुख्तलिफ, और आपके पास यह फिक्स ऑप्शन है कि जब भी आपको स्टेटमेंट देखनी है तो स्टेटमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ही आप देख सकते हैं।
आपने कितने पैसे या जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो आप अपने मुताबिक देखते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि यार ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन उसे अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं, अब जो उसका बिहेवियर रहा है उस बिहेवियर के मुताबिक उसको स्क्रीन जैसे ही लॉगिन होते उसके सामने वो चीज़ आए जो वो करना चाह रहा था। ठीक है, तो इस लेवल पे पहुंचना कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो, आप जैसे लॉगिन होते हो वो चीज़ आपके सामने मौजूद हो, इस लेवल पे पहुंचना। तो उसे हम कहते हैं आपकी यूआई को ऑटोमेट करना, जो कि मार्केट की बहुत यानी आप कहें कि इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट को रिकमेंड करना। प्रोडक्ट आपके फिक्स हैं, तो उन प्रोडक्ट में जिसकी पॉपुलैरिटी, अब मुख्तलिफ हमारे पास तरीके थे रिकमेंड करने की, कि जिसकी पॉपुलैरिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होती थी, तो नॉर्मली वो वेबसाइट वही 3 या 4 प्रोडक्ट सबको दिखा रही होती थी। तो सब उस चीज़ को लाइक करें या नहीं करें ये तो यानी ज़रूरी नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस यूज़र के बिहेवियर या दूसरे जो यूज़र्स हैं उनके बिहेवियर को देखते हुए और फिर आपके बिहेवियर को देखते हुए आपको वीडियो रिकमेंड की जाएगी कि भाई ये बंदा वीडियो 1 2 3 देखता है तो वीडियो नंबर 7 लाजमी देखता है, उसे पसंद करता है। तो इस तरह आपका आपकी तरह का कोई और यूज़र था, उसके मुताबिक या उससे बिहेवियर से आपके बिहेवियर मिलते हैं, तो वो भी हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरे तरीके क्या हैं कि हम सेशन बेस्ड रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं और वो थोड़ा सा एडवांस होता है, तो अभी सेशन बेस्ड वाले पे हम नहीं। ठीक है, तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक रिकमेंडेशन सिंपल सा इंजन बनाना चाह रहे हैं। तो रिकमेंडेशन इंजन बनाने के लिए या रिकमेंडेशन एक मॉडल बनाने के लिए हम फैक्टराइजेशन मशीन को इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन मशीन क्या है, उसके लिए पूरा का पूरा इन्होंने रिसर्च पेपर लिखा हुआ है। इस रिसर्च पेपर को आप स्टडी कर सकते हैं, तो 2010 में लिखा गया था। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये जो डेटा सेट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होंगे स्पार्स डेटा सेट, स्पार्स डायमेंशन। इसका मतलब है किसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी दोस्तों? जीरो की जीरो ओके। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, यूजर और आइटम। अब जैसे कासिम है, कासिम देखता वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, और इसकी यूजर आईडी है 1। और इसी तरह रऊफ है, उनकी यूजर आईडी 2 है, वो दूसरी वीडियोस देखता है। इसी तरह तुफेल है, उनकी यूजर आईडी 3। तो हम एक मैट्रिक बनाएंगे जिसके अंदर यूजर और उसने कौन कौन सी चीजें रिकमेंड की थी, उसको कितने स्केलिंग दिए, कितनी रेटिंग दी है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स को हम रिकमेंडेशन इंजन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं रिकमेंडेशन मॉडल किस तरह बनता है। हमारे पास एक डेटा सेट है जो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है मूवी लेंस के नाम से। मूवी लेंस के अंदर हमारे पास डेटा सेट के अंदर मुख्तलिफ नाम है, जैसे 100K हैं। ठीक है, इसी तरह लाइक 1000K की भी हो सकती है, और 100K का मतलब है ये डेटा सेट का साइज है जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ साइज या नंबर ऑफ रोज फिक्स है। ठीक है, तो जितने ज्यादा आपके के बढ़ते जा रहे हैं उतनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी बढ़ते जाएंगे, तो ये साइज से मैटर करता है। तो हमारे पास एक डेटा सेट मौजूद है जो कि हम 100K वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको 100K क्यों बोल रहे हैं, इसको थोड़ी देर में कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा। ओके। फिर हमारे पास ये डेटा सेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं 100K का मूवी लेंस। तो मूवी लेंस के मुख्तलिफ वर्जन हैं, 100K के अलावा दूसरे भी उसके नंबर्स आ रहे होंगे। इसमें 1 लाख यानी 100,000 रेटिंग मौजूद हैं। इसमें है क्या, इंटीजर वैल्यूज हैं, और इसमें जो नंबर उसने डाले हुए होंगे 1 से 5 तक की रेटिंग होगी, यानी हर मूवी या तो 1 होगी या क्या होगी, 5 होगी। कितने यूजर्स ने इसको यानी रेट किया है, 943, यानी बहुत कम, 1000 यूजर भी नहीं। और कितनी वीडियोज हैं आपके पास, 1682। तो ये आपके पास 1682 वीडियोस हैं जो कि 1943 लोगों ने व्यू करी हैं, देखी हैं। ठीक है, सबने सारी की सारी नहीं देखी, किसी ने कुछ देखी, किसी ने कुछ देखी हैं। तो अब क्या करेंगे, हम रेटिंग के मुताबिक, भाई जिसने सबसे ज्यादा रेटिंग जिस वीडियो को दी होगी, इसका मतलब है उसे लोग उतना ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो टॉप रेटेड यानी मूवीज होती हैं वही मूवीज दूसरों को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे। ऐसा ही है ना। या फिर हमें ऐसी कोशिश करनी है कि वो कोई भी वीडियो देखता है उसकी रेटिंग कम देता है, तो उसे हमें ऐसी वीडियो दिखाना पड़ेगी कि वो रेटिंग ज़्यादा दे और वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। नेटफ्लिक्स हो गया,
आपका यूट्यूब हो गया, तो वो सारे इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं रिकमेंडेशन इंजन के लिए या वीडियो रिकमेंडेशन के लिए। तो मूवी लेंस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज समझ आ गया मेरे पास मूवी लेंस का डेटा सेट 100 की क्या है, कितनी वीडियोस हैं और कितने यूजर्स हैं इसमें। जी दोस्तों। जी सर समझ सर आया। एक बार रिपीट कर दो प्लीज। अच्छा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा वैसे बंदों की क्वांटिटी कम हो गई है, तो ज़रा हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह वहाँ पे भी यानी आप डाल दें मैसेज के वीडियो एंड हो गई थी, आप उसको दोबारा से ज्वाइन कर लें, क्योंकि 40 से अबव थे, अभी 33 स्टूडेंट हैं। ओके, डेटा सेट बहुत ही आसान है भाई। हमारे पास 1600 वीडियोस हैं और 943 कस्टमर्स हैं जिन्होंने वीडियोस को व्यू किया है, और हर वीडियो को उन्होंने रेट किया है। किसी को 5, किसी को 2, किसी को 3, मैक्सिमम 5 तक की रेटिंग कर सकते हैं, 1 से 5 के दरमियान। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा सेट पहले से मौजूद है, ये स्प्लिट हुआ हुआ है, और ट्रेनिंग और वैलिडेशन के अंदर ये स्प्लिट हुआ हुआ हमें पहले से मिल रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पे अपनी वीडियोस या अपनी मैट्रिक्स इस तरह की बनाएंगे जो यहाँ पे ये बनाने वाले हैं। अच्छा हमारे पास क्या है, 943 क्या है लाइंस होगी, और हर कस्टमर कौन सी वीडियो को कितनी रेट दे रहा है। तो ये डेटा इस तरह का देखें। यूजर नंबर 1 जो ऊपर ये स्प्लिट वगैरह बताया था, देखिए यूजर नंबर 1 है। यूजर नंबर 1 मूवी नंबर 1 इसने देखी नहीं, मूवी नंबर 2 देखी है, उसको रेट क्या दिया है 2। मूवी नंबर 4 देखिए, उसको रेट क्या दिया है 4। और मूवी नंबर 5 देखिए, उसको रेट क्या दिया है 5। तो मुझे ये बताएं सबसे अच्छी वीडियो इसको कौन सी लगी है यूजर 1 को। 5। ठीक है 5। 5 लगी। अच्छा फिर इसके बाद यूजर नंबर 2, 3, तो मुख्तलिफ देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ये डेटा सेट इस तरह का मौजूद है। तो इसमें किसी को कोई मुश्किल अब, ये जो डेटा सेट हमें दिया जा रहा है मैट्रिक्स इस तरह, यानी आप भी अगर किसी रिकमेंडेशन इंजन पे काम करने वाले हैं तो अपने डेटा सेट को इस तरह करने कि भाई ये यूजर है, इस प्रोडक्ट को इसने इतनी बार इस्तेमाल किया, इतनी बार इस्तेमाल किया, तो वो आपके पास एक फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है। जी सर ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, ये हमारे पास डेटा सेट आ गया, ये 100K कैसे बन रहा है, 100K की इसने कैलकुलेशन बताई। हमारे पास जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स कितने होंगे भाई 943 यूजर्स हैं, और 1682 यानी 1682 हमारे पास वीडियोस हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितने मिलियन सेल हो रहे हैं जी दोस्तों, 1.5 मिलियन हो रहे हैं। 1.5 में 15,86,126। ठीक है, तो 1.5 मिलियंस के नियरेस्ट हमारे पास क्या है, ये सेल्स बनेंगे। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी सेल्स हैं क्या सारे के सारे फील हैं भाई। 1600 वीडियो यूजर नंबर ने जरूरी है 1600 वीडियो देखी होंगी, नो नहीं। सर। ठीक है, उसने 5 देखी होंगी, 10 देखी होंगी। तो यस। हमारे पास अगर मैं कॉन्सेप्चुअली सोचूं तो एक बंदा वो सारी वीडियो नहीं देखता, इसका मतलब है उसने 10 देखी है, 15 देखी है, बाकी 1600 जो सेल हैं रिमेनिंग वो सारे के सारे क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, खाली होंगे। और जब आप इसको नमपाई में या किसी दूसरे डेटा सेट में लोड करेंगे तो लोड करेंगे भाई नल की वैल्यू होगी, वो भी रिजर्व करती है। तो नल के अगेंस्ट यानी अगर मैं जीरो से भी रिप्लेस करता हूँ तो वो कोई ना कोई तो स्टोरेज लेगी ना, और वो जो स्टोरेज का साइज होगा आगे जाके आपको बताएगा कि उस अच्छा फिर इतने यानी डेटा को लोड करने के भी पैसे लगेंगे, उसके प्रोसेसिंग में भी पैसे लगेंगे। तो हम अगर उसको ज़ीरो में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे ज़ीरोज़ आएंगे, और उसका मेमोरी साइज भी अच्छा खासा बनेगा। तो वो पता नहीं कितने टेराबाइट का कुछ था, 25 टेराबाइट या इतने मिलियंस कुछ है, अभी आगे ये बताएगा भी, तो देखते हैं। अच्छा अब देखें ये क्या कर रहा है, यूजर नंबर 1 ठीक है और यूजर नंबर 2, हर यूजर और उसके बाद तमाम वीडियो। तो अब कौन सा यूजर किस किस वीडियो को रिकमेंड करता है, यूज करता है। देखें यूजर नंबर 1 ने मूवी नंबर 1 को रेट किया है 1 से, ठीक है। इसी तरह यूजर नंबर 1 ने ही और रेट किया है वीडियो को कितने, वीडियो नंबर जी कितने से रेट 4। किया, 4 से किया है। 1 से। अच्छा जी, इसी तरह यूजर नंबर 2 ने कौन कौन सी वीडियो है, वीडियो नंबर 1 को, मूवी नंबर 1 को रेट किया है किससे,
1 से 3 असल में ये 1 हॉट इन्होंने कॉट किया और इसकी रेटिंग क्या आ रही है 3। ये मैट्रिक्स समझ आ रही है सबको? लास्ट वाले को देखिए, यूजर नंबर 4 ने मूवी नंबर 5 को यानी रेट किया है किससे? 5 से। रेटिंग 5 आ रही है। नहीं, देखो हर वीडियो ना 1600 वीडियो है आपके पास। अब पहली वाली वीडियो को तमाम यूजर ने कितना रेट किया, ठीक है? तो पहली वाली यानी वीडियो को यूजर नंबर 1 ने 1 हॉट इन कोड वाला काम किया है ना। यूजर नंबर 1 ने इसको पहली वीडियो को यानी 1 से रेट किया है, 5 रेटिंग के अंदर होगी, ठीक है? इसकी जरा कैलकुलेशन करें कितनी है। 943 आपके पास रोज होंगे और कॉलम कितने 1600। ये इस तरह की कुछ है, ठीक है? हर वीडियो के अगेंस्ट हर यूजर की वो मैट्रिक्स होगी। तो यूजर 1 ने खुद को भी 1 रेट किया सर? यूजर 1 ने नहीं, ये 1 हॉट इन कोड है ना, ये हम बता रहे हैं। 1 हॉट इन कोड में क्या होता है, यूजर नंबर 1 ये ओके, ठीक है? इसने रेट किया कौन सी वीडियो को? मूवी को, मूवी 2 को रेट किया इसने, या 2 के रेट के ऊपर किया है, ठीक है? इसी तरह यूजर नंबर 1 ने 4 का रेट भी दिया है किसी एक वीडियो को। अच्छा मूवी इस तरह यूजर नंबर 1 ने 5 का रेट भी दिया। ऊपर आए आप डेटा सेट के अंदर, 2 का रेट दिया इसने, ठीक है? 5 का और 4 का, देख रहे हैं? तो 1 हॉट इन कोड में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते थे, याद है ना? कि जो चीज जिसमें है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं 1, बाकी सब क्या होते हैं 0 लगा देते। तो स्पार्स मैट्रिक्स ऐसे ही बनती है ना। यूजर नंबर 1 ने रेट किया नीचे है वाला किसको? टेबल है उसमें ज्यादा क्लियर समझ आ रही है सर। एक साइड पे यूजर है, वो ऊपर मूवीज हैं। इसके बाद वो जो दूसरा टेबल है याला सर इसमें यूजर नंबर 1 एक मूवी देखी है जिस मूवी में देखिए इसने लेबल किया है ना, ये आपका इनपुट डेटा हो गया। इसने वीडियो देखी है, कौन सी वीडियो देखी है? 1 देखी, सॉरी 2 देखी है। यूजर नंबर 1 ने उसको रेट क्या दिया हुआ 2, ऐसा ही है, रेट किया हुआ 2। ये आप लिख रहे हैं, ये लेबलिंग कर रहे हैं। जब आप रिकमेंडेशन इंजन बनाएंगे, कौन यूजर कौन सी वीडियो देखता है? यूजर नंबर 1 वीडियो देखता है मूवी नंबर 1, इसने वीडियो देखी, लेकिन उसकी लेबल क्या है? सुपरवाइज लर्निंग आपने लेबल कर दिया 2 है ऐसी लेबल। इसी तरह यूजर नंबर 1 ने 4 वीडियो देखी, उसको क्या रेट किया है 4। इसी तरह यूजर नंबर 1 ने वीडियो नंबर 5 देखी, उसको रेट क्या किया है 5। अच्छा इसी तरह यहाँ देखिए यूजर नंबर 2 ने वीडियो कौन सी देखी है 6, लेकिन उसको रेट क्या किया है? अब समझ आ रहा है? और ठीक है। ठीक है। अच्छा अब यूजर नंबर 1 वीडियो नंबर देखता है 1682 और उसको रेट करता 5, तो हम वो 1682 कॉलम के अंदर 1 और यूजर 1 स्टार नंबर दिया 1, सर पर। ठीक है? तो ये 1 हॉट इन कोड हमने किया है कि कौन सा बंदा कौन सी वीडियो देखता है, उसको क्या रेट करता है। तो सुपरवाइज लर्निंग से आप एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। क्लियर है ये चीज अब? जी दोस्तों, रिपीट कर रहे हैं ओके देखें इसको और आसानी से पहले वीडियो को देखें। यूजर नंबर 1 जो है ना, इसने कौन कौन सी वीडियो देखी है? इसने वीडियो देखी है वीडियो नंबर 2, 4, 5, 3 वीडियो देखी है इसने। 1682 में से सिर्फ 3 वीडियो देखी है। अच्छा अब देखें, हमने कहा यूजर नंबर 1 ने वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 देखी है, तो जहां पे दोनों चीजें ट्रू होंगी वहां पे 1 लगाएंगे, बाकी सब पे 0 होता है 1 हॉट इन कोड के अंदर, ठीक है? तो हमने देखा यूजर नंबर 1 ने वीडियो नंबर 1 देखी है और उसको उसने रेटिंग क्या दी थी 2, ठीक है? तो ये जो 2 आ रहा है ये कोई सम नहीं है, कुछ नहीं, ये तो यहाँ से जो आपने रेटिंग दी होगी वीडियो नंबर 2 को, वो उठा के सिंपल आप उसको सुपरवाइज में लेबल रख रहे हैं, ऐसा ही है? ये सारे लेबल्स हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। अच्छा अब यूजर नंबर 1 ने वीडियो नंबर 4 भी देखी है, तो 4 के ऊपर 1 और यूजर नंबर 1 के ऊपर 1, लेकिन उसको रेटिंग क्या दिया था उसने 4। अच्छा यूजर नंबर 1 ने वीडियो नंबर 5 भी देखी थी और 1 ने देखी, इसलिए इन दोनों के ऊपर 1 आया और इसने उसको रेट क्या दिया था वीडियो नंबर 5 को 5 रेट ही दिया था। यहाँ पे इसको देखें यूजर नंबर 2 जो है वीडियो नंबर 6 देखता है, ठीक है? तो दोनों जगह आपने 1 रखा और उसको उसने कितने रेट दिए थे वीडियो 6 को 4। चेक करें 4 वीडियो नंबर 2 ने वीडियो नंबर यूजर नंबर 1 2 ने वीडियो नंबर 6 देखी थी और उसको रेट क्या किया है
4 आगे मैट्रिक्स बनाना ये। अच्छा मुझे ये बताएं यूजर नंबर 4 की मूवी नंबर 2 के लिए मुझे मैट्रिक्स बनानी है तो क्या होगा? सर 4 में आएगा, मूवी नंबर 2 के नीचे आएगा, और वो जो रेट करेगा एंड वाले कॉलम में वो हम बता। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट वाले यूजर नंबर 4 की 2 वीडियो की रेटिंग देखूं, देखें यूजर नंबर 2 की 4 वाली वीडियो का है, 4 वाली नहीं 2 वाली वीडियो ये रही, ऐसा ही इन दोनों पे आएगी और उसको जो रेटिंग उन्होंने दी थी 1 रेटिंग दी है। कौन सा है फिर देख लेते हैं। यूजर नंबर 4 है, सॉरी यूजर नंबर 4 का है ये रहा। ठीक है, इसने वीडियो नंबर कौन सी देखी थी? 2। ठीक है, तो जो इसने देखी उन दोनों पे आपने कहा ट्रू, ये दोनों काम इसने किए हैं, लेकिन उसको ये दोनों काम ट्रू करने के बाद उसको रेट क्या किया था? 2 किया था। हुआ क्लियर या नहीं जी बच्चों? यस यस सर, हो गया क्लियर। जी सर। अच्छा, अब मैं आपसे एक फिर सवाल पूछता हूँ ताकि आप लोग सही बताएं। मुझे यूजर नंबर 3 ने वीडियो नंबर 3 देखी है, तो उसका मैप क्या बनेगा जी? सर थर्ड यूजर में जाना है, उसकी मूवी नंबर 3 पे भी 1 होगा और जो रेटिंग सामने होगी वहां पे 3 लिखा होगा। वहाँ पे 3 लिखा हुआ होगा एग्जैक्टली। यूजर नंबर 3 देखें आप, ठीक है, और और इसके उसकी मूवी 3 में 1 जाए, मूवी 3 में भी 1 लिखा होगा और सामने 3 होगा। बिल्कुल सर। होगा रेटिंग। सही है, तो अब मैट्रिक्स बनाना आपको आ गई। जी सर। अच्छा जी, अब आपने एक मैट्रिक्स बना ली है, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सर स्पार्स मैट्रिक्स। जी कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? के कर बंद कर आपकी वॉइस तो बिल्कुल अपने ब्रेक हो गई। मर्जी से कर रहा होता है ना सही यूजर। नहीं जुल्कुफैल, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, दोबारा रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा होता है ना 5 2 3 1। हाँ, यूजर तो अपनी मर्जी से ही रेटिंग कर रहा है ना, तो वो रेटिंग हमने यहाँ पे लिख ली, जो भी उसने अपनी मर्जी से की हुई। हमारे पास तो डेटा था, हमने डेटा से उसको देखा है। क्लियर है? ओके जी सर। चलिए, तो हम करते हैं। अच्छा सर ये सर इसने कनेक्शन थोड़ा भी। बिल्कुल। अच्छा, अब ये हमने स्पार्स मैट्रिक बना ली, तो स्पार्स मैट्रिक अब देखें आप, ये इतनी बड़ी आपके कॉलम्स, रोज एंड कॉलम है। अगर मैं देखूं इसके अंदर 1 2 3 4 4 और 6 10 कॉलम, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके पास क्या है? रोज। ठीक है, तो इसका मतलब है 110 सेल है। 110 सेल में से कितने सेल भरे हुए होंगे? यानी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 सर 7 8 24, 6 4 द 24 सर। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, सिर्फ 22 सेल भरे हुए है ना? सर ऐसे ही है ना? 24 नहीं होने चाहिए सर, 24 होने चाहिए। 4 यूजर्स हैं और 6 मूवीज हैं, 6 4 द 24। हम्म, देखो उसने सारी वीडियो तो नहीं देखी ना। अब मैं जहां जहां 1 लिखा है सिर्फ उन सेल को काउंट करो, तो ये 22 के नियरेस्ट पड़ रही है, या काउंट करने अगर 24 भी है तो फिर भी 24 या 22 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 110, 110 क्या परसेंटेज बनी? बहुत कम परसेंटेज। क्या आ रही है? निकाली परसेंटेज किसी ने? जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएं। सर 0.2। ठीक है, यानी 20% सेल भरे हुए हैं, बाकी 80% सेल हमारे खाली हैं। ये क्योंकि अभी छोटी मैट्रिक्स थी। अच्छा, अभी जब मैं मिलियंस और डेटा आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि देखते हैं क्या है। अच्छा, हमने देखा कि भाई लाइन क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कौन से यूज़र ने कौन सी वीडियो देखी है, और हमने जो तरीका इस्तेमाल किया उसका नाम है वन हॉट इनकोडिंग, जो कि फीचर इंजीनियरिंग होती है। हमने एक यानी वेक्टर बना लिया है राइट साइड के ऊपर, और लेफ्ट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड पे आपका वेक्टर है। ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर ये वेक्टर है पूरा यूज़र नंबर 1 का, और उसने कौन कौन सी वीडियो देखी है, और राइट साइड पे आपका दूसरा जो वेक्टर है वो क्या है? आपका लेवल है। ठीक है, तो आपने इनपुट और आउटपुट बनानी है, ये बात तो आपको पता है।
अच्छा लाइंस क्या बता रही है, यूजर हैज गिवन रेटिंग, तो ये सारा हमें पढ़ना भी आ गया कि भाई पहली रो ये बता रही है कि यूजर नंबर 1 ने वीडियो नंबर 2 देखी और उसको 2 का रेट दिया। आप लोग के कुछ कमेंट्स वगैरह हैं, फाइल वगैरह आप लोगों ने शेयर की हुई है? नहीं, कुछ और सर चलो कासिम कोई साहब काइंडली सर जी सर काइंडली वो घर पे मेहमान आए तो आई वांट टू क्विट माय क्लास। मुश्किल है सर अभी नो इशू। क्योंकि रात वो मेरी बेटी हुई है ना रात को, तो सारे वो अभी वो मैं अकेला हूँ इस टाइम। सही सही, चलो यार बहुत बहुत मुबारक हो। तो ठीक है, खैर मुबारक तुम हैंडल करो और ठीक सर। ठीक है, ओके अल्लाह ठीक है सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। थैंक यू सर थैंक यू सर। मैं क्लास दे बाद में वीडियो देख लूंगा सर। चले जज़ाक। थैंक यू सर जजाक। जी सर ये 110 कैसे हुए थे? 22 की तो समझ आ गई, 110 कैसे हुए थे? यार ये टोटल सेल कितने होंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने और नंबर ऑफ रोज कितनी है टोटल? तो ठीक है कॉलम सर, देखो, ठीक है सर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम है, और आई थिंक 11 ही रो हैं। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 या 10 उसके रो ले लो, तो इसलिए आपके 110 या जो भी आपके बन रहे हैं। सर 10 कॉलम और 11 रोज हैं। ठीक है, तो वो 110 बन गए थे। आज तक सही है ना, ऐसा ही है ना? अच्छा जी, तो हम अब देखते हैं, हमें ये समझ भी आ गया कि कौन सा बंदा कौन सी वीडियो देख रहा है, उसको क्या रेट कर रहा है। ये स्पार्स एक मैट्रिक बन गई है जो कि वन हॉट इनकोड के जरिए फीचर इंजीनियरिंग हमने की है। हमारे पास राइट के ऊपर एक वेक्टर बना और लेफ्ट के ऊपर बना, तो राइट वाला जो वेक्टर है वो लेबल का है, और इसी तरह लेफ्ट साइड वाला एज अ इनपुट आपको जाएगा जो कि बताता है कौन से यूजर ने किस वीडियो को देखा और उसको क्या रेट किया। अब सोचें कि हमारे पास के 100 के ये किस तरह बनी। ठीक है, तो 256 हमारे पास क्या है कॉलम्स, और 1 लाख आपके पास क्या है लाइन्स हैं। तो इसने क्या किया कि किस तरह ये वैल्यू आ रही है 943 मूवी प्लस 1600 ये आपके पास मूवीज हैं, इनके टोटल सेल्स ऑलमोस्ट गीगाबाइट के ऊपर मेमोरी जा रही है। ओके अच्छा देखिए, द साइज ऑफ दिस मैट्रिक इज 100 के, ये मैट्रिक का साइज इन्होंने बताया। लाइन बाय 250 26 आपके देखें टोटल अब कॉलम कितने बने होंगे आपके 2625 आपके पास कॉलम्स बने। तो ये कॉलम्स अगर आप काम करें, आपके पास देखें कितने कॉलम बने होंगे दोस्तों, दोनों को प्लस कर लिया ना 943 और 1682, इन दोनों को आप प्लस करें कितने बनेंगे कॉलम्स? जी दोस्तों हम कनेक्टेड है ना, कैलकुलेशन लिखी हुई है, सब लिखी हुई है, सबको मेरी आवाज आ रही है? 2625 सर 2625। ठीक है, तो ये कॉलम्स किस तरह बने? ओके तो मैट्रिक्स का हमें पता चला कि ये साइज है, और ये साइज कैसे बना है 256 2625 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके, और ये आपके देखिए 1600 कॉलम थे आपकी मूवीज के, और अगर हर यूजर का एक कॉलम बना लें तो हमारे पास 943, दोनों को प्लस करें तो 2625 इतने आपके कॉलम बनते हैं। अच्छा जी, अब देखा जाए इन रोज इन कॉलम्स की आपकी मल्टीप्लिकेशन अगर आप करें, ठीक है, तो टोटल सेल्स कितने बनेंगे? आप देखें ना, आपके हर यूजर के अगेंस्ट 1600 वीडियो हैं, तो वो जितनी वीडियो देखेगा उसके अगेंस्ट उसके क्या होंगे सेल्स, रोज होंगी। तो हमारे पास वो जो रोज है और उन रोज में नंबर ऑफ सेल्स हैं, कितने मिलियंस जा रहे हैं दोस्तों? 262 262 मिलियंस ऑफ सेल्स सिर्फ बने हैं इतने से यूजर्स के। अभी हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें, लाइक मैं अगर यूबीएल की एप्लीकेशन की बात करता हूँ, 2 मिलियंस तो यूजर्स हैं और हमारे 500 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर उसकी मैट्रिक्स को इसमें चेंज करें तो सोचें सिस्टम का क्या होने वाला है। ठीक है, तो सर्वर पे बहुत आसानी से वो हैंडल हो सकता है, वरना लोकल मशीन तो उसको हैंडल कर ही नहीं सकती। तो आपके ये कह रहा है कि 200 अगर यूजर होते और इतने आपके सेल्स हैं तो कितने बिट्स वो रिजर्व कर रहा है, ऑलमोस्ट गीगाबाइट्स के अंदर आपकी मेमोरी स्टोरेज साइज बनेगा। उसको आप नॉर्मल सिस्टम या नॉर्मल मशीन से इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैंडल। अब ये बोल रहा है कि चलो एज अ फन हम कंसिडर करते हैं 25 मिलियन रेटिंग हमारे पास होती,
ठीक है, 62 वीडियोस हमारे पास होती, 62,000 वीडियोस होती, ठीक है। और उन वीडियोस को जो आपको लोग यानी रेट कर रहे हैं वो 1.62 यानी 1,62,000 आपके पास क्या है यूजर्स हैं जिन्होंने उसको रेट किया हो, तो उसकी मैट्रिक्स कितनी होगी, ठीक है, उसके कॉलम्स कितने होंगे, ठीक है, और फिर उसका सेल्स कितने होंगे, कितने सेल्स हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 5.6 ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल्स हैं। और उसके अंदर सारे के सारे सेल स्पार्स मैट्रिक अगर मैं कैलकुलेट करता कि कितने सेल्स खाली हैं, एम्प्टी हैं, तो 90.999% एम्प्टी होते हैं। और वो कितना डेटा देती स्टोरेज के लिए, 20 टेराबाइट्स डेटा रहती रैम। तो उसको तो आप किसी नॉर्मल मशीन पे हैंडल कर ही नहीं सकते। तो आप सोचें यार ये इतनी लेंथी मैट्रिक से कैसे हैंडल करेंगे। तो इसको फिर हैंडल करने के लिए स्पार्स मैट्रिक के साथ खेलने के लिए हमारे पास नमपाई मौजूद है, या फिर एफिशिएंट एक लाइब्रेरी इन्होंने बनाई, उसका नाम क्या है, LIL मैट्रिक्स, लिल मैट्रिक्स के नाम से, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, आप देख लीजिएगा, मैं इसको पढ़ रहा हूँ लिल, LIL, ठीक है। तो ये आपकी लाइट वेट बना देती है स्पार्स मैट्रिक को। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, किस तरह इस्तेमाल करेंगे और इससे क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, प्रो टू बफर्स वगैरह या रिकॉर्ड आईओ, ये हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं जो कि स्पार्स मैट्रिक्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप सोचें कि भाई कितने मिलियंस ऑफ डेटा था, उसे मैं CSV में सेव करवाता, तो सारे का सारा फाइल 2.5 ट्रिलियन गीगाबाइट्स ना, टेराबाइट्स का डेटा, 2.6, हाँ 2.6 टेराबाइट या 20 टेराबाइट्स का डेटा आप हैंडल करवाते हैं, तो उसको एक साथ लोड कर सकते हैं आप, इतनी रैम है आपके पास जी दोस्तों, वो सर। नहीं है ना। सर्वर पे भी हम चलाते हुए, क्लाउड पे भी चलाते हुए सोच रहे यस। हैं भाई कितनी कॉस्ट आने वाली है। अच्छा, एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब हम बड़ा सोचेंगे क्या करें, तो उसके लिए इन्होंने एक पैकेज बनाया है लिल डॉट मैट्रिक्स, या फिर हमारे पास एक किस्म का डेटा साइज जैसे CSV होती है ना, इस तरह स्पार्स मैट्रिक को सेव करवाने के लिए प्रोटोबफ की नाम की एक एक्सटेंशन है, या आप कहें कि पैकेज है, मॉडल है, जिस तरह CSV होता है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि वो कम साइज में स्पार्स मैट्रिक को सेव करवाएगा, उसके रिजल्ट यानी उसको हैंडल भी वो बहुत एफिशिएंट तरीके से करेगा, ठीक है। तो वो MBs के अंदर ही डेटा को लोड करेगा। तो ये एक एल्गोरिथम इन्होंने बनाया हुआ जिसका नाम क्या है, प्रोटोबफ एंड रिकॉर्ड आईओ, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये क्या है प्रोटोबफ जी दोस्तों, क्या फायदा होगा। सही है, तो वो आपकी जो 20 टेराबाइट्स का डेटा था उसको वो चंद MBs में सेव करवाएगा, क्योंकि वो जीरोस की वैल्यू को नहीं देगा। ये स्पार्स मैट्रिक को बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, और सेलराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। देखते हैं कि ये पैकेज किस तरह इस्तेमाल होगा। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, स्पार्स मैट्रिक सेज मैकल का एल्गोरिथम है ये पहले से, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सीरियलाइज ऑब्जेक्ट करते हैं, S3 में रखते हैं, और फिर पाइथन में हम इसको क्या करेंगे, लोड करेंगे। सीरियलाइज का मतलब है कि भाई सीरियल से कौन सा डेटा पहले जाएगा, कौन सा डेटा बाद में जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, आप पॉपुलर एंड एफिशिएंट सीरियलाइजेशन मैकेनिज्म है बफर, ये जो भी आपका है, इस प्रोटोकॉल का नाम है, पैकेज का नाम है। अच्छा, इन एडिशनल वी आर गोइंग टू स्टोर द प्रोटोबफ इनकोडेड डेटा इन अ फॉर्मेट। तो ये एक डेटा सेट है, हम इस फॉर्मेट के अंदर डेटा को सेव करवाते हैं, और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे वो हम देखेंगे। अच्छा, देखिए इतनी बड़ी जो फाइल होती, एक्सेल में तो आप उसको एक फाइल में सेव करवा ही नहीं सकते ना, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को। CSV में फाइल अक्सर करप्ट हो जाती है, फाइल को एक साथ में लोड नहीं कर सकता। तो फिर हमारे पास प्रोटोबफ के नाम से ये क्या नाम है, पैकेज है। इस पैकेज को हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये पैकेज ऑटोमेटिकली कि अगर शुरू की 1 मिलियन डेटा उठा लिया तो अब उससे आगे का डेटा उठाना है, उसको प्रोसेस कर लिया, फिर उससे आगे का डेटा उठाना है। तो ये प्रोटोबफ रिकॉर्ड आईओ वगैरह जो है ये इस तरह का काम करता है। आपकी स्पार्स मैट्रिक को एफिशिएंटली हैंडल हम कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक आपके पास क्या है,
प्रोटोबफ के नाम से एक मॉडल है, एक पैकेज है जिस तरह CSV होता है। ठीक है, CSV में अक्सर करप्ट हो जाता है, उसके अंदर इंडेक्सिंग या आपके नंबर ऑफ रोज को कहाँ से लेके कहाँ तक लोड कर लिया, आप कहाँ से आगे की लोड करनी है, सारी चीज़ आपको खुद बताना पड़ती है। जबकि प्रोटोबफ के अंदर ये सारी चीज़ें एफिशिएंट वे के अंदर रहते हुए हैंडल करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप एक सिंगल फाइल बनाएंगे जो कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, और इससे मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल जो आपके फाइल आपकी क्या आती हैं, डील विद थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल फाइल्स के साथ भी आप कर सकते हैं, और आपका डेटा करप्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें सीक्वेंस होगी, ये फास्टर होगा, और आसानी से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो ये पैकेज और कुछ भी नहीं, CSV जिस तरह पैकेज होता है इस तरह हमारे पास क्या है, एक प्रोटोबफ के नाम से हमारे पास एक पैकेज। क्लियर है दोस्तों? जी, हम कनेक्टेड हैं। अच्छा, असल में ना, हाँ, मैसेज मेरे पास वो खुले नहीं होते, मैसेज में खोलता हूँ ना तो प्रॉब्लम ये आती है, आपके सामने अभी ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी ऐसे ही, एग्जैक्टली। तो इस वजह से मैं मैसेज को नहीं खोलता। चलें ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एसएस ये आपके यानी जुपिटर नोटबुक के अंदर, सेज मेकर के अंदर एसएस चलता है। नॉर्मल जुपिटर नोटबुक पे चलाएंगे तो ये वाला फंक्शन नहीं चलता। ठीक है, ये मैजिक फंक्शन है, ये तो हमें पता है। तो मैजिक फंक्शन है शेल का, जिसके अंदर आपने इस यूआरएल से पहले फाइल को डाउनलोड किया, उसको अनजिप किया अपनी लोकल मशीन पे, या फिर कहाँ पे हो सकती थी ये, सेज मेकर स्टूडियो पे हो सकता है। उसके बाद उस फाइल के अंदर उस फोल्डर में गए, उस फोल्डर में जाने के बाद आप उसकी शुरू की 5 जो रोज है ना उसको रीड करके देख रहे हैं। तो हमारे पास जो कॉलम्स आ रहे हैं उन कॉलम्स से वैल्यूएंट डिटेल कुछ बता रहा है कि हमारे पास 4 कॉलम है। पहला कॉलम जो है ये यूजर की आईडी है, दूसरा कॉलम जो है ये वीडियो की आईडी है, तीसरा जो कॉलम है उसमें रेटिंग है, और चौथा जो कॉलम है वो क्या है, टाइम स्टैम्प। डेटा समझ आ गया? डेटा तो मुश्किल नहीं है दोस्तों। जी जी, सर, ठीक है। तो अभी भी अगर आप रिकमेंडेशन इंजन पे काम करना चाह रहे हैं तो आपके जो यूजर्स होते हैं और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आईडी, उसके बाद उस प्रोडक्ट को उन्होंने कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया रेटिंग ले लें, और उसके बाद क्या है आपका टाइम, किस टाइम पे हो किया। तो ये आपके पास 1 2 3 4 कॉलम मिनिमम आपके पास होना चाहिए, वैल्यूएंट कॉलम। उसके बाद क्या है भाई, यूजर्स कितने, मूवीज कितनी है, ठीक है, और उसके बाद दोनों के फीचर्स, तो टोटल कॉलम कितने हो जाएंगे। अभी आपने देखा था ना, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स 2600 समथिंग आ रहे थे। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेनिंग, आप कितना डेटा तोड़ रहे हैं, तो वही यानी 10% आप रख रहे थे टेस्टिंग के लिए, और बाकी का जो आपके पास रिमेनिंग डेटा था वो कितने परसेंट के लिए रख रहे थे आप, ट्रेनिंग के लिए। तो ये आप चाहें तो एसके लर्न के जरिए भी तोड़ सकते हैं, या मैनुअली आप खुद लिखते हैं। तो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में हमने एसके लर्न से किया था, अब ये वाला काम किससे हम कर रहे हैं, हार्ड कोडेड। कौन सा वाला बेहतर है? जी, कोई बताया कौन सा वाला प्रोसेस बेहतर है? एसके लर्न बेहतर है, ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है, आप जो भी इस्तेमाल। मे बी। अच्छा, अब ये स्पार्स मैट्रिक जो ऊपर वाला वो कॉलम बनाया था ना हमने, ये वो बनाना चाह रहा है, याद है ये वाला कॉलम जो बनाए थे, स्पार्स मैट्रिक। अब ये मैट्रिक्स हमें बनानी है। हमारे पास डेटा भी किस फॉर्म में, डेटा इस फॉर्म में, यूजर आईडी, मूवी आईडी, रेटिंग, टाइम। हमें भी टाइम की जरूरत नहीं, वो टाइम को एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, तो आपके कॉलम्स कितने बनेंगे, आपने कहा भाई 2500 समथिंग आपके कॉलम्स हैं, और रोज कितनी होंगी, रोज आपके पास 1600 तो होंगी। ठीक है, या जो भी आपकी रोज बनेंगी जितना डेटा आपका अवेलेबल होगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, लोड डेटा सेट, फाइल का नाम होगा, लाइन नंबर होगी, और कॉलम्स कितने हैं वो कॉलम्स उठेंगे। ठीक है, ये आपके पास LIL, ये लाइब्रेरी है मैट्रिक्स। ये किस लिए इस्तेमाल हो रही है दोस्तों, ये लाइब्रेरी स्पार्स मैट्रिक, देख रहे हैं, साइंस पाई से आपने उठाई है। तो लिल मैट्रिक्स किस लिए इस्तेमाल होती है दोस्तों, कौन से पैकेज को हैंडल करने के लिए, या कौन सी मैट्रिक्स को हैंडल करने के लिए? जी, कौन बताएगा? स्पार्स मैट्रिक्स।
अच्छा अब देखिए, ये लाइन नंबर पे जाएगा, उसका कॉलम्स जो है वो उठाएगा, उसकी टाइप उठा के ये कर देगा सबसे पहले फ्लोट, ठीक है। अच्छा फ्लोट करने के बाद y के नाम से भी आपका एक वेरिएबल बनाएगा, क्योंकि उसमें आपको रेटिंग स्टोर करनी है। अब ये कहेगा सबसे पहले लाइन नंबर 0 उठाओ, 0 से स्टार्ट हो रही है, ये उस फाइल को जाके रीड करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल हर रो के अगेंस्ट उसने उसको सेव किया हुआ है। तो वो क्या करेगा, उस फाइल को उठाएगा, रीड करेगा, ओपन करेगा, CSV रीडर आपने लगाया, फाइल क्यों कॉमा सेपरेटेड फाइल थी, बल्कि कॉमा सेपरेटेड नहीं, टैब सेपरेटेड फाइल है, आपने टैब सेपरेटेड फाइल को एक सैंपल को उठाए, सैंपल उठाने के बाद अब क्या किया, सैंपल के अंदर अगर मैं देखूं तो सैंपल में 4 चीजें, पहला नंबर सैंपल अगर आपके पास आया है तो जो भी उस फाइल के अंदर सैंपल है उसके अंदर पहले यूजर की आईडी है, दूसरा मूवी की आईडी है, तीसरा रेटिंग और चौथा टाइम स्टैम्प। तो ये आपकी एक रो, पूरा डेटा सेट उठा, उसमें से एक रो उसने उठाई। एक रो उठाने के बाद क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई लाइन नंबर और जो यूजर नंबर है उस यूजर नंबर पे जाके 1 लगा दो, ठीक है। और इसी तरह जो आपकी वीडियो है उस वीडियो पे भी जाके क्या लगा दो, 1 लगा दो। और जो आपकी वाई है उसके अंदर जो उसकी रेटिंग है वो उसमें अपेंड करवा दो। बेसिकली इसने ये वाला काम किया, इस पे 1 लगा दो, मूवी नंबर 2 देखिए, इस पे 1 लगा दो, और वाई के अंदर आप 2 को अपेंड कर दो। क्लियर है? पाइथन की लॉजिक मुझे नहीं लग रहा मुझे आपको समझाने की जरूरत है, ये सारा कोड समझ आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर टाइम जाया करना है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सारी लॉजिक आपको आती है। जी, स्किप करना चाहिए हमें इसको या नहीं, बताएं जी सर, दोस्तों। ठीक है सर, देख लेंगे, थोड़ा उसको रन करके भी देख लेंगे, फोकस कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा कोड आपको बहुत अच्छे से आता है, तो कोड को समझाना तो हमारा पर्पस नहीं है, हमें तो लॉजिक समझना है काम कैसे कर रहा है। अच्छा जी, तो ये एक्स और वाई हमें रिटर्न कर देगा, और एक्स और वाई के अगेंस्ट अब हम ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे, तो उसके बाद फिर स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करना हमें आता है। तो हमने क्या किया, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, लॉट डेटा सेट, जो भी आपकी यानी फाइल है उस फॉर्मेट से ये फाइल को कर रहे हैं, आपकी उसकी रेटिंग और उसके फीचर्स वगैरह उठा के इसमें हम पास कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमने बनाया है लोड वाले। इसमें क्या देते हैं, फाइल का नाम, लाइंस और कॉलम, ये फाइल है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, रेटिंग है, और ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ फीचर। ट्रेनिंग में भी ये होगा, टेस्टिंग में भी ये होगा, ऐसा ही। तो आपके पास डेटा सेट तैयार हो गया। अब जब डेटा सेट तैयार हो गया तो आप देख सकते हैं उसकी शेप। ट्रेनिंग के लिए ये इनपुट, ऊपर वाला इनपुट है ट्रेनिंग का, और ये आपका आउटपुट है ट्रेनिंग का। ये आपका इनपुट है टेस्टिंग का, और ये आपका आउटपुट है टेस्टिंग का। सही है, तो शेप देखना आपको आती है। इसने क्या किया है, कन्वर्टर डेटा सेट हमने किया है, जो भी आपके पास यानी स्पार्स मैट्रिक थी उससे आपने डेटा उठाया है, उसको उठाने के बाद हम अपलोड करेंगे S3 के बकेट में। उसकी जो भी यानी कोड है इन मेमोरी यानी बाइनरी स्ट्रीम हम चलाएंगे, और उसके रीड करने के लिए ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन कह रहे हैं IO का। तो IO भी हमारे पास एक पैकेज या एक लाइब्रेरी है। फिर हम उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे स्पार्स मैट्रिक के अंदर, ठीक है। टू स्पार्स टेंसर के नाम से हमारे पास ये पूरा फंक्शन है, राइट स्पार्स मैट्रिक टू स्पार्स टेंसर, ये उसको कन्वर्ट कर देगा, ये फंक्शन है। अच्छा, फिर ये बूटो 3 से हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को अपलोड कर देंगे S3 बकेट। अच्छा, अपलोड क्यों कर रहे हैं, ट्रेनिंग को और टेस्टिंग को दोनों को अपलोड कर देंगे। प्रीवियस हमने पढ़ा था जब हम मॉडल बनाते हैं कोई सा भी प्री ट्रेन एल्गोरिथम इस्तेमाल करने के लिए, तो सबसे पहले आपका जो इनपुट डेटा है, जिस फॉर्म में आपका एल्गोरिथम उसको रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, उस फॉर्म में करने के बाद हम अपने डेटा सेट को उठा के कहाँ रखते हैं जी, कहाँ रखते हैं दोस्तों, इतनी खामोशी क्यों हो गई, कहाँ रखते हैं, S3 बकेट में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही काम हो रहा है। आपने क्या किया, इनपुट आउटपुट का एक पैकेज है, बूटो 3 का आपके पास एक पैकेज है, सेज का अमेजोन कॉमन और स्मैक, ही आपके पास एक यानी इस्तेमाल हो रहा है। किस लिए इस्तेमाल हो रहा है आगे बताएगा। ये फंक्शन आपने इस्तेमाल किया भाई, ठीक है, राइट का। तो ये पहले से आपके पास ये फंक्शन हम बना रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट बकेट का नाम प्रीफिक्स और उसकी कीज के साथ ये क्या कर देगा, आपकी लोकल मशीन से ये पूरा का पूरा डेटा सेट उठा के
ट्रेनिंग और वैलिडेशन के अंदर क्या कर देगा, अपलोड कर देगा S3 के बकेट में। तो ये डायनामिक आपने फंक्शन बनाया है और उसका फिर क्या URL जो है ना वो आपको रिटर्न कर देगा। तो यही दो फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, ट्रेनिंग डेटा को अपलोड करने के लिए और टेस्टिंग डेटा को अपलोड करने के लिए। तो यहाँ से ये कोड इस्तेमाल हो रहा है, आप देख सकते हैं। इंपोर्ट किया SageMaker, आपने सेशन बकेट बनाया डिफॉल्ट जो आपके पास होता है, आपने प्रीफिक्स दे दिया FM मूवी लेंस। तो मूवी लेंस की हम फ्रिक्वेंसी मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कहा ट्रेनिंग की, ये ट्रेनिंग कीज है भाई। उसके बाद प्रीफिक्स वगैरह लगाते हुए आपने ये पास किया, तो ये एक URL बनेगा। तो ये आपका पहला URL बनेगा ट्रेनिंग का, दूसरा URL बनेगा टेस्टिंग का। देख रहे हैं, दो URL। तो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों अपलोड कर दिए जाएंगे S3 के बकेट में, ठीक है। ये कोड आपने चलाना है और आपके पास ये दो URL आ जाएंगे। पहला वाला URL जो आ रहा है ये ट्रेनिंग का है, टेस्टिंग वाला इन्होंने प्रिंट नहीं करवाया, आप टेस्टिंग वाला भी प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते। तो हमने ट्रेंड प्रोटो बफ के नाम से, यानी प्रो टू बफ, ये आपके पास स्पार्स मैट्रिक को सेव करवाने का एडवांस तरीका है, उसमें आपने सेव करवा दिया। उसमें साइज वगैरह बहुत कम आता है इस वजह से, वरना CSV में सेव करवाता तो आप देखते कि कितना ट्रिलियन डेटा बन रहा था, 20 टेरा डेटा ना, 20 टेराबाइट्स, ऐसा ही था ना या नहीं। यालो कोड कोई समझाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फेल आपने किया ये कोड और आप बता भी रहे थे। तो इसमें हमने SageMaker से इमेज अंडरस्कोर URL ये जो था इमेज है इसको कॉल किया है, रीजन इसमें डिफाइन किया है नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद सर डेटा को रिसीव किया है, सर्चराइजेशन मशीन और सबरूटीन वगैरह डिफाइन किया है। नेक्स्ट हमने जो FM के नाम से डिफाइन किया है सर, उसके अंदर कंटेनर डिफाइन किया है और इंस्टेंस वगैरह ठीक है। और मैं इसको देखें और आसानी से आपको याद दिलाता हूँ कि हमने किया क्या है। मेरी आवाज आ रही सबको, ठीक है। ओके, देखिए बहुत आसान है जी। हमने ये पढ़ा था कि हम सबसे पहले डेटा अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद हमें एल्गोरिथम को सिलेक्ट करना पड़ता है, कौन सा एल्गोरिथम है। हमने कहा भाई एल्गोरिथम ये वाला है, ठीक है। दूसरा काम क्या था, उसने कहा था कि आपका जो हार्डवेयर है अपनी रिक्वायरमेंट बताना होगी कि आपका हार्डवेयर कौन सा होगा। तो एस्टिमेटर जो है ना बैकएंड के ऊपर वो कंटेनर उठा रहा है कि भाई ये एल्गोरिथम के लिए जो कंटेनर इमेज वो उठा लो। उसको उठाने के बाद आप क्या करो, इंस्टेंस बनाओ, एक इंस्टेंस एक मशीन कम से कम चलेगी। उसकी टाइप क्या होगी, MLC5X लार्ज, ठीक है। और इसका जो भी यानी आपका डेटा है आउटपुट वगैरह होगा, प्रीफिक्स जो हम सेव करवाएंगे वो यहाँ पे सेव करवाएंगे। तो ये आपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता दी। FM जो आपकी यानी फ्रिक्वेंट मशीन है, इसका जो इंस्टेंस बनेगा, इसके लिए हार्डवेयर जो बनेगी वो चीज़। तो हम दो चीज़ें सिलेक्ट करते थे ना, पहली चीज़ कहता था एल्गोरिथम सिलेक्ट करो, दूसरी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट बताओ, तीसरी चीज आपके पास हाइपर पैरामीटर की कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइपर पैरामीटर क्या क्या है, आपने कहा भाई इसके फीचर्स कितने होंगे, आपकी प्रेडिक्टर टाइप क्या होगी, रिग्रेसर या जो भी आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद आप कितने यानी फैक्टर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स अभी देखते हैं क्या है। इपॉक का तो आपको कॉन्सेप्ट है कि कितनी दफा इसकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ये थोड़ी सी वही स्टेप इसने बताया कि एल्गोरिथम को सिलेक्ट करो, आपके इंस्टेंस की टाइप क्या होगी वो बताओ, हाइपर पैरामीटर सेट करो। तो ये चीज़ हमने सेट कर दी। अब जब सेट कर दी तो उसके बाद इपॉक क्या होता है और ये चीज़ें क्या होती हैं बता रहे। डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, हाइपर पैरामीटर जो भी मशीन लर्निंग के आप सेट कर रहे हैं, और हाइपर पैरामीटर फीचर डायमेंशन प्रेडिक्टर टाइप एंड फैक्टर, इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ से मिलेगी, तो इसको आप थोड़ा सा रीड करेंगे। उसके बाद क्या है, डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ इपॉक। तो बाय डिफॉल्ट जो इपॉक की टाइप होती है वो क्या होती है, 1। तो और इसके अंदर मिनिमम वैल्यूज कितनी, इपॉक पता है ना क्या होता है जी दोस्तों। इपॉक का पता है या नहीं पता। ट्रेनिंग जॉब चलेंगी, बैच उठाएगा उसको अपलोड करेगा। हाँ, पूरे डेटा को एक दफा से एल्गोरिथम से गुजारने को हम कहते हैं वन इपॉक, ठीक है, कंप्लीट डेटा।
अच्छा, अब इसकी बहुत सारी चीजें हैं। ये ट्रेनिंग अब लॉन्च होगी, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह लॉन्च कर रहे हैं, हमने कहा एफएम जो आपने एल्गोरिथम बताया, फिट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनिंग डेटा का ये यूआरएल आ गया और टेस्टिंग डेटा का यूआरएल आ गया। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जो भी आपके पास डेटा सेट है उसका आपने यूआरएल इसको पास किया। एफएम जो है, एफएम ये पूरा पूरा आपने सेट किया हुआ है, उसके एस्टिमेटर ये सारी चीजें, तो इसने खुद ब खुद अपनी ये ट्रेनिंग पैरामीटर्स वगैरह इसमें पास कर दिए। जब इसने ये तमाम चीज इसमें पास कर दी, इसमें डिक्शनरी जाती है और इसके कीवर्ड पहले से फिक्स हैं। तो की इसकी फिक्स है, वैल्यू आप उसके खुद असाइन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मशीन जो है, आपने यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा बताया। अच्छा, अब आपकी जॉब जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग यहाँ पे हो जाएगी। अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उसने क्या किया होगा, मॉडल कौन सा फोल्डर में सेव किया होगा दोस्तों। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमने शुरू में पढ़ा है कि ये आपके मॉडल को सेव करता है, और कहाँ सेव करता है, सर आर्टिफैक्ट्स के फोल्डर में आर्टिफैक्ट्स के अंदर। मॉडल डॉट या डॉट चीजें। ठीक है, तो ये आर्टिफैक्ट के अंदर आपने क्या करेगा, सेव करेगा। तो आर्टिफैक्ट के अंदर ये सेव है। हम अपना क्या बना रहे हैं, एंड पॉइंट बना रहे हैं। एंड पॉइंट आप कैसे बनाएंगे, आर्टिफैक्ट से उठाएंगे, ये तो चीज़ हमें पता है। तो हमने कहा एफ एम फैक्टराइजेशन मशीन प्रेडिक्टर हम बना रहे हैं, एफ एम डॉट डिप्लॉय कर रहे हैं। एंड पॉइंट का नाम हमने ये कहा कि भाई इस तरह करके प्रीफिक्स नाम से पहले ये चीज़ें आ रही होंगी। अच्छा, ये जब मशीन चलेगी प्रिडिक्शन के लिए तो ML2 T2 मीडियम वाली जो मशीन है वो चलेगी। उसकी आप देख सकते हैं कि कितनी रैम वगैरह है। कम से कम एक इंस्टेंस चलेगा, और हजारों यूजर आ जाएंगे तो जितनी जरूरत पड़ती जाएगी उतने इंस्टेंस बढ़ाती जाएगी मशीन खुद। अच्छा, फिर जब ये काम हो जाएगा तो हम जेसन फॉर्मेट में सीरियलाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए उसका जो भी प्रिडिक्शन का आंसर होगा ना वो रिटर्न करवा देंगे। अब इन्होंने यहाँ पे देखें पास भी किया है। देखें इन्होंने क्या किया है, इसने कहा कि एफ एम प्रिडिक्टर डॉट प्रिडिक्ट का फंक्शन आपने इस्तेमाल किया। आपका जो टेस्ट देता है ना, टेस्ट डेटा के शुरू के जो 3 है उसको आपने 2 एरे में कन्वर्ट करके यहाँ से पास किया प्रिडिक्टर। प्रिडिक्टर में जैसे ही गया तो उसने पहले वाले जो रिजल्ट है ना, उसने रिजल्ट कुछ डिफाइन किए। क्या क्या, कि भाई ये कौन सी यानी जो वीडियो है किसको कितना रेट करेगा। ठीक है, तो इसकी मुख्तलिफ रेटिंग आ रही है। एक वीडियो की इसकी प्रिडिक्शन है कि अगर ये वीडियो इसको मैं दिखाऊंगा जो इसने पहले नहीं देखी तो ये उसको कितना रेट कर सकता है, 3.3। दूसरे को कितना कर सकता है, 3.4। और चौथे को या लास्ट वाले को कितना कर सकता है, 3.6। तो मुझे इसको कौन सी वाली वीडियो दिखाना चाहिए 1600 में से, क्यों टोटल मेरे पास 1600 वीडियो है जी। कौन सी वीडियो दिखाना चाहिए दोस्तों, लास्ट वाली। ठीक है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको करके रख देंगे और टॉप 3 या टॉप 5 जो वीडियोस होंगी इसकी स्क्रीन पे हम शो करवा सकते हैं। तो ये कितनी वीडियो शो करवा रहा है जी, इसने टॉप 3 दिखाई थी, अभी कितनी वीडियो दिखाएगा दोस्तों, 50। ठीक है, तो बहुत है, टॉप 50 में तो कोई तो पसंद करेगा। और सारी इसकी प्रेडिक्शन के हिसाब से है जो ये लाइक कर सकता है। आपका एंड पॉइंट बन गया, सब कुछ हो गया। एंड में क्या कर देना है, ये फर्ज है आप, अगर नहीं किया तो फिर सोच लें क्या होगा। अच्छा जी, तो आपने एक और एक यानी एग्जाम्पल कर ली रिकमेंडेशन इंजन। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आप इस रिकमेंडेशन इंजन के ऊपर लाजमी काम करें और इसका डेटा सेट वगैरह कोई और इस्तेमाल करके देखें। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई है इस तरह की प्रेडिक्शन वगैरह आप करवाते हैं तो उसके ऊपर ज़रा करके देखें क्या काम हो रहा है, ठीक है, ताकि कुछ आपकी चेंजिंग हो। और इस तरह का अगर आप रिकमेंडेशन इंजन बना दें तो लिटरली आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकती है। फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह, सारे के सारे जो लोग हैं इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं PCA, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो किसी को अंदाजा है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या होती है प्रॉब्लम, एनीवन? PCA का इस्तेमाल किया हुआ है आपने? नहीं? अच्छा, डायमेंशनैलिटी क्या होती है, देखिए जब आपके पास कॉलम बहुत ज़्यादा होते हैं ना, अब मैं 500 कॉलम ले लूँ तो 500 कॉलम मशीन लर्निंग को देना, एल्गोरिथम इतने एफिशिएंट नहीं होते कि 500 कॉलम या 5 लाख कॉलम को प्रोसेस कर सके। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं आपको कहता हूँ शुरू से यार रेलिवेंट जो फीचर्स है ना वो निकालो, रेलिवेंट जो कॉलम्स हैं
तो पीसीए क्या करता है, आपके जो यानी 50,000 या 500 कॉलम है, उनको कॉलम की क्वांटिटी कम करके उनको ले आएगा 50 पे, ठीक है, 60 पे। तो पीसीए ही होता है, पीसीए 1, पीसीए 2, तो इसमें भी इसकी टाइप होती है। सबसे ज्यादा जो वेक्टर की डिमांड होती है पीसीए 1, ठीक है, लेवल पे जो होता है उसकी होती है। ये चीज समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ कि भाई कॉलम की क्वांटिटी, फीचर इंजीनियरिंग जो हम करते हैं, फीचर सिलेक्ट, रेलेवेंट जो फीचर्स हैं उनकी डायमेंशनैलिटी को कम कर दो। कम क्यों कर रहे हैं, कोई ये बताएगा? किसी को थोड़ा सा भी आइडिया और डिस्कस करें। प्रोसेसिंग फास्ट हो, टाइम कंज्यूम, Processing. टाइम हमारा सेव, Classification के कॉस्ट ये भी सेव हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोसेसिंग फास्ट हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसके बाद जब आपकी यानी डायमेंशनैलिटी कम होगी तो उसको वो बहुत जल्दी प्रेडिक्ट भी करेगा, ट्रेन भी करेगा, और बहुत सारी चीजें होंगी। तो पीसीए एक पार्ट होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास हैवी फीचर इंजीनियरिंग जैसे होती है, तो बेसिकली मशीन लर्निंग में पहले फीचर इंजीनियरिंग जो होती थी, तो फीचर इंजीनियरिंग करने से पहले या उसके बाद हम यानी पीसीए एक पार्ट है फीचर इंजीनियरिंग का, सही है। तो हम पीसीए को इस्तेमाल करते हैं, तो ये डायमेंशनैलिटी कम करते हैं। अब जैसे हमारे पास कितने कॉलम थे, 2625, ऐसा ही था। अब हम इस पे पीसीए अप्लाई करते हैं। तो पीसीए अप्लाई इन्होंने कैसे किया, देखें वही सारी चीजें। आपको एल्गोरिथम सिलेक्ट करना है, उसकी बैकएंड की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट बतानी है, ठीक है, और हाइपर पैरामीटर सेट करना है। तो ये देखें वही कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले पीसीए एल्गोरिथम को सिलेक्ट किया रीजन बेस्ड। उसके बाद हम एस्टिमेटर में बता रहे हैं कि भाई ये कंटेनर अप करो, एग्जीक्यूशन रोल ये होगा, इंस्टेंस ये होगा, मशीन जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगी वो ये होगी, और उसका जो डेटा वगैरह सेव होगा प्रीफिक्स यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। हाइपर पैरामीटर सेट कर दिए कि भाई ये फीचर्स हैं, ये नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं, ठीक है, और मिनी बैच कम से कम 1024 डेटा आउट किया जाएगा, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ रोज जितनी है वो इसमें पास होंगी। इसमें आपने पास किया पीसीए के मॉडल के अंदर ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा, ऐसा ही होता था। उसके बाद हम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसने उसकी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर दी होगी। जब उसने रिडक्शन कर दी, खुद ब खुद कितने कॉलम कम होना चाहिए उसने निकाल लिए होंगे, उनको सेव कर दिया होगा। उसके बाद हम इसको पीसीए को डिप्लॉय कर रहे हैं। डिप्लॉय करते वक्त एंड पॉइंट का नाम बता रहे हैं, बैकएंड जो आपके प्रेडिक्शन के लिए मशीन चलेगी वो है, उसका इंस्टेंस है। तो इसमें डायमेंशनैलिटी और ज्यादा कम हो गई होगी, बाकी सारा का सारा वो काम है। अच्छा, अब देखें, इन्होंने प्रोसेस प्रेडिक्टर में पहले वैल्यू डायरेक्टली पास करते थे, लेकिन अब क्या होगा, पीसीए से हम लाजमी गुजारेंगे। तो अब प्रिडिक्शन से पहले हम किससे गुजारेंगे, पीसीए सीरियलाइजेशन से, ठीक है। तो आपका जो डेटा था 2625 डेटा, वो पीसीए में जाएगा। अगर वो 2526 हैं तो वो हो जाएंगे 1300 या 1200 या हो सकता है 1000, ठीक है। तो वो खुद ब खुद उसके कंपोनेंट को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, डायमेंशनैलिटी को रिडक्ट कर देगा, कम कर देगा। फिर उसके बाद वो जाएगा आपके किसके अंदर, एल्गोरिथम, एफएम एल्गोरिथम, फैक्टराइजेशन मशीन जो है उस एल्गोरिथम में जाएगा, और उसके बाद उसको प्रिडिक्ट करेगा। तो ये भी एक पार्ट होगा। अब देखें, इसने वेक्टराइज उसको स्केल करके छोटा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें एक्स टेस्ट 0, तो हर वीडियो की रेटिंग कितनी है वो यहाँ पे ये दिखा रहा होगा। तो टॉप डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर 50 जो वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई मुश्किल दोस्तों? अब देखिए, हमने दो प्रोसेस को ना मैनुअली देख लिया है, एक एक चीज को देख लिया है। अब आगे के प्रोसेस बहुत आसान है जी। सर इसमें एक चीज सिर्फ मैंने आपसे पूछनी थी, ये जो serialize और deserialize होता है, इसमें कुछ डाटा का फॉर्मेट चेंज होता है या इसमें क्या चेंज आती है? ये सीरियलाइजेशन एक टेक्निक है कि डेटा किस तरह सीरीज से गुजरेगा, चाहे वो CSV हो, चाहे वो JSON हो, चाहे वो XML हो, तो वो किस तरह सर्वर पे जाएगा और वापसी यानी डीसीरियलाइज किस तरह होगा। तो वो सीक्वेंस गुजरने का तरीका है, यानी ठीक है। वापसी भी हमको उसी फॉर्मेट में मिलेगा ना जिसमें हम अपलोड करते हैं बिल्कुल ऐसा ही, deserialize होने के बाद? बिल्कुल ऐसा ही है, रूल के मुताबिक यही होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अब इनॉमली डिटेक्शन पे हम काम कर रहे हैं। इनॉमली डिटेक्शन जब फ्रॉड होता है ना, अब फास्ट ट्रैक में सिर्फ एप्लीकेशन को मैं बता रहा हूँ, कोड सब हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब फ्रॉड होता है, अब किसी के साथ फ्रॉड हुआ, कोई बिजली इस्तेमाल कंज्यूम कर रहा है, तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला कोई हो, तो वो इनॉमली है। और कोई कस्टमर ऐसा है जो कि बिल्कुल ही कम यूनिट, 2 यूनिट इस्तेमाल करता हो बिजली के, कराची में रह के, तो ऐसा भी बहुत कम बंदे होंगे। तो ऐसे बंदे कौन है, इनॉमली को हमें डिटेक्ट करना है। तो इनॉमली डिटेक्ट करने के लिए हम रैंडम कट फॉरेस्ट को इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है, हमारे पास 10 a year। अच्छा, यहाँ पे कुछ डेटा सेट है अंडर 8000 वैल्यू, तो 8000 वैल्यूज इसके अंदर मौजूद हैं। और ये डेटा सेट किसका है? हॉल इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन डेटा सेट हमारे पास मौजूद है। ये डेटा सेट आप यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या डेटा सेट है इसको जरा चेक करते हैं। डेटा सेट बहुत ही आसान है, टाइम है, वैल्यू है और क्लाइंट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि किसने कितने यूनिट इस्तेमाल किए। वैल्यू और वॉल्यूम का पता है ना जी दोस्तों? वैल्यू और वॉल्यूम का पता है ना? वैल्यू कहते हैं काउंट को, वॉल्यूम कहते हैं अमाउंट के सम को। ठीक है, तो एक चीज को याद रखें, दोनों चीजें आपसे कभी भी याद नहीं होंगी। तो वैल्यू कहते हैं काउंट को, ठीक है, तो ये काउंट है कितने यूनिट उसने कंज्यूम किए, ये इसके प्राइस नहीं है। तो इसने 38 यूनिट्स इस्तेमाल किए क्लाइंट नंबर 1, 1, 2 में। ठीक है, तो ये डेटा सेट हमारे पास मौजूद है। इन्होंने इसको प्लॉट करवाया। कैसे प्लॉट करवाया है? प्लॉटिंग में देख लें, उसकी वैल्यूज को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट किया आपने, डेटा फ्रेम। ठीक है, उसके बाद आपने पिवट इस्तेमाल करते हुए टाइम के मुताबिक कॉलम के जो आइटम्स हैं और वैल्यूज आपने पास कर दिए वैल्यूज को ही, कॉलम इसके आइटम्स होंगे। तो यहाँ पे ये आपको कंजप्शन चार्ट बना के दिखा रहा है। इसको जूम करके हमें दिख रहा है कुछ, क्लाइंट 1, 2, 3 क्या है ये? लेजेंड दिख पा रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख पा रहे। इसको जरा प्रिंट करवा के देख लीजिएगा कि किस तरह का रिजल्ट आया है। अच्छा, अब इसमें से इनॉमली निकालना। अब इनॉमली देखें जो बहुत कम इस्तेमाल, जैसे यहाँ पे कुछ डेटा होगा, ये इनॉमली हो सकता है। ठीक है, या यहाँ पे ये बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3 या 4 इनॉमली निकलने, तो इनॉमली को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। आउटलायर सर, बेसिकली आउटलायर। ठीक है, ये आउटलायर है। और इनको हम किस तरह आगे आउटलायर कौन से आ सकते हैं? तो ये इनॉमली है ना, इनके साथ फ्रॉड, ये बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज्यादा। तो यहाँ तो इनॉमली वही है ना जो कि कम इस्तेमाल कर रहा है, या तो वो चोरी कर रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है, उसने या तो मीटर में कोई चेंजिंग करवाई या मॉडिफिकेशन करवाई, तो कुछ तो हुआ है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, स्केलिंग वगैरह थी तो क्योंकि वो उन्होंने डिवाइड किया हुआ था 100 से, तो मल्टीप्लाई करके वापसी हम उसको रियल स्केल में लिया है। तो ये क्या हो गया, आपने वापसी इसको रियल वैल्यू पे लिया है ताकि बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने इसको रीस्केल किया, तो रीस्केल करने के बाद वैल्यू कुछ बड़ी हो गई है, तो आप देखें ज्यादा वाजा आपको शो हो रही है। ठीक है, तो 2000 यूजर या जो भी आपके वहां पे ये हाईलाइट करके हमें बता रहे हैं कि इस जगह पे आपकी इनॉमली हो सकती है। अभी हमने मॉडल को नहीं लगाया, ये तो अभी हम विजुअलाइजेशन से ही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे आपकी इनॉमली हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, डेटा सेट को उठा के सबसे पहले तो मॉडल कहाँ पे रखना होता है, S3 के बकेट में। तो ये CSV की फाइल थी, ये आपने अपलोड की। ठीक है, यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी ट्रेनिंग डेटा में। ठीक है, आपको पता है। अब टाइप, कंटेंट टाइप वगैरह, लेबल वगैरह सब चीज़ें हुई हुई हैं, तो S3 बकेट के अंदर ट्रेनिंग डेटा पे आपने इसको पास कर दिया, अपलोड हो गया होगा। ठीक है, अपलोड होने के बाद यहाँ से आपकी रोल इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है सिलेक्शन एल्गोरिथम के लिए, ऊपर वाला इस्तेमाल होता है आपका इंस्टेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे वही वाला काम हो रहा है, देखें रैंडम कट फॉरेस्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, इनॉमली डिटेक्शन के लिए। ये सारे एल्गोरिथम की डिटेल की कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है, ये सारी डिटेल वहाँ पे यानी शुरू चैप्टर के स्टार्ट में हमने जो लिंक देखा था वहाँ से मिल जाएगी, बल्कि हमारे पास शायद खुला हुआ भी हो। पता नहीं, हमने शायद बंद कर दिया उसको। ठीक है, तो वो आपने देखा हुआ। अच्छा, अब ये कंटेनर वगैरह, ये सारी हाइपर पैरामीटर वगैरह हैं, वही ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट सब कुछ हुआ, और उसके बाद सीरियलाइजर डीसेरियलाइजर वगैरह को इस्तेमाल किया। आप इनपुट डेटा पास करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको ये बताएगा कि इनॉमली कहाँ पे, किस यूजर्स की कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह स्कोर से ही हमें पता चल रहा है। ये इसने एक सैम्पल बना दिया कि भाई इससे ऊपर जो आ रहे हैं तो वो इनॉमली हो सकते हैं, तो इनके चांसेस हैं इनॉमली होने के। बस खत्म। अच्छा, ये जो कोड है इंशाल्लाह ताला रऊफ ने भी शायद इसको कंप्लीट कर लिए, कासिम हसन ने इसको कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं उन लोग से लेके गिट के ऊपर पुश कर दूंगा, और बाकी ये सारे के सारे काम करने की आपको कोशिश करनी है। काम समझ आया चैप्टर 4 में हमने क्या किया है?
क्योंकि देखिए जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना कोड कॉन्फिडेंस Yes, बिल्ड, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, सही है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे जो कि आप पे फ़र्ज़ है। और बहुत जल्द फिर, क्योंकि 3 चैप्टर के बाद हमारा क्विज़ था, तो मैं कभी भी क्विज़ वगैरह अनाउंस करवा सकता हूँ, तो रेडी रहिएगा। शुरू के 3 चैप्टर को आप देख लें, ठीक है। तो टेस्ट कभी भी मैं अनाउंस करवा सकता हूँ। सर क्विज पहले 3 चैप्टर में से होगा, मतलब ये जो जी मिड टर्म का होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। 3 क्विज़ हैं आपके, 3 या 4। तो पहला जो क्विज़ है वो इनिशियल 3 चैप्टर से है, तो वो मैं करवा दूँगा। तो हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह ताला हम NLP, अब एडवांस चीज़ों की तरफ हम जा रहे हैं। अभी तक तो हमने देखा प्री ट्रेन वगैरह, आप खुद से किस तरह ट्रेनिंग करेंगे NLP की और उसकी कंप्यूटर विजन की। तो यहाँ तक प्रैक्टिस होना बहुत फ़र्ज़ है। जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, और कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे उसमें एडवांस चीज़ें। ठीक है, तो अभी तक अगर आपके अकाउंट वगैरह नहीं बने तो खुदारा अकाउंट वगैरह बना लें, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, अच्छा देखिए चीज़ें तो आप समझ लेंगे, लेकिन जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो चीज़ कैसे होगी। तो चीज़ समझने के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करनी। क्लियर है दोस्तों? यस सर। चलिए yes, sir. आज की क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Office. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।